हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। सो कैसे हो आप लोग। और आज मैं वापस से आ चुका हूँ आपके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स जो दिलाएंगे आपको गेट बी में टॉप स्कोर। तो क्या तैयार हो आप लोग इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए जो गेट बी 2025 में आपको एक टॉप स्कोर दिला सकते हैं। तो देखो, ये जो भटकना है और ये जो कन्फ्यूज़न है, अब छोड़ दो इस कन्फ्यूज़न को। अब आ चुकी है बारी टारगेट बेसिस पर स्टडी करने की। और IFS आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है जो कि सफलता की 100% गारंटी देता है। सो ये टॉपिक जो कि आपको गेट बी 2025 में टॉप स्कोर दिलाएंगे तो दिलाएंगे। तो चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के उन टॉपिक्स पर जो कि आपको इस एग्जाम में 2025 में टॉप स्कोर दिलाने वाले हैं। सो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की मैं बात कर लूं तो आपने अभी तक अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, टॉपिक्स को देखा है। आखिरकार आपको नहीं पता कि कौन से सब टॉपिक्स इन टॉपिक्स में आते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टारगेट टॉपिक्स के बेसिस पर स्टडी करना है। पहला है टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशंस। तो आपने देखा होगा टिश्यू कल्चर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आपको टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है टिश्यू कल्चर का। फिर अगर हम बात कर ले एप्लीकेशंस की टिश्यू कल्चर के अंदर, तो प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर इसका क्या एप्लीकेशन है वो पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं माइक्रो प्रोपगेशन मेथड पर बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन और टॉपिक डिफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन और इनके कुछ एप्लीकेशन जो कि क्लोनल प्रोपगेशन में यूज होते हैं। तो ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे क्लोनल प्रोपगेशन के, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आ जाते हैं मेरिस्टम कल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो यहाँ मेरिस्टम कल्चर की अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ मेरिस्टम और वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन का क्या मेजर एप्लीकेशंस होता है, वो टेक्निक कौन सी इन्वॉल्व होती है मेरिस्टम की कल्चर करने के लिए और इनके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं एंथर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर के बारे में। एंथर कल्चर ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन। तो आपको पता है हैप्लॉइड प्लांट के प्रोडक्शन के लिए एंथर का कल्चर किया जाता है। और माइक्रोस्पोर कल्चर जो कि डबल हैप्लॉइड प्लांट ब्रीडिंग की इमॉर्टल पॉपुलेशन को प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस तो आता ही आता है। फिर आ जाते हैं एम्ब्रियो और ओवरी कल्चर पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्निक्स की एम्ब्रियो कल्चर की क्या टेक्निक होती है ना, ओवरी कल्चर की क्या टेक्निक होती है और इनके कुछ एप्लीकेशंस जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन और प्लांट प्रोपेगेशन में बहुत जरूरी है। फिर आ जाते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पर। अब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की अगर मैं बात कर लूं तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की डेफिनेशन, मेथड, कौन कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में, इनके एप्लीकेशन जेनेटिक मैनिपुलेशन के अंदर और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कि एक हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करके, क्या एप्लीकेशंस होते हैं इनके वाले। फिर आ जाते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमेटिक हाइब्रिड। तो यहां पर अब आ जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से रिलेटेड। और आगे बात करने से पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारी न्यू बैच जो कि 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, ये आरंभ बैच, ऑनलाइन बैच जो कि आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है, ठीक है। और ये आपके लिए 50% का फ्लैट डिस्काउंट IFS 50 एक कूपन कोड के साथ आपके पास आने वाला है। 9 दिसंबर अभी आना बचा है और आपको 9 दिसंबर से एक नई बैच जो कि आरंभ बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप गेट बी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस न्यू बैच में एनरोल कर सकते हो। आगे के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर हाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके एप्लीकेशन की बायोटेक्नोलॉजी में उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे सोमेटिक हाइब्रिड बनाया जाता है एक सोमेटिक सेल से।
फिर आ जाते हैं हम सोमा क्लोनल्स पर। तो देखो यहाँ पर अब पूछा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में, जहां कोई प्लांट की रेसिस्टेंट वेराइटीज बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशन। तो क्रोमोसोमल वेरिएशन करके कैसे एक न्यू वेराइटीज का प्रोडक्शन किया जाता है वो यहाँ पर पूछा जाता है। और प्लांट ब्रीडिंग में और एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल होता है वो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। फिर आ जाता है सिंथेटिक सीड, जहां पर सिंथेटिक सीड कैसे बनाई जाती है, कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट एज अ स्टोर के फॉर्म में रखे जाते हैं जिससे कि एक सीड टोटली डोरमेंसी पीरियड के अंदर स्टोर रखे। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन, प्रिपरेशन, कैसे एक सिंथेटिक सीड को प्रिपेयर किया जाता है और इनका जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में और प्लांट के प्रोपोगेशन में क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो देखो इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की मेथड्स आपसे पूछी जाती है। एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। अगला देख ले क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि यहां पर आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से रिलेटेड यहां पर टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और टेक्निक कौन कौन सी होती है क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक, वो यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिली डीएनए और सैटेलाइट एंड रिपीटेटिव डीएनए के बारे में, तो देखो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बातें सिर्फ इतनी होती है कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और सैटेलाइट और रिपीटेटिव डीएनए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़ लेने हैं। सिर्फ ये ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है बट यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए रिपेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपको यहां पर देख लेनी है। क्या मेंटेनेंस का रोल होता है जीनोमिक स्टेबिलिटी के लिए, है ना। म्यूटेशन को प्रिवेंटिंग करने की क्या क्या मैकेनिज्म होती है, जैसे कि फोटोलाइज का यूज किया जा सकता है थायमिन थायमिन डाइमर को हटाने के लिए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देखो यहां पर ओवरव्यू आपको याद करना है और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल। हालांकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थोड़ा लिंक करता है बट आपको इसको बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है। फिर आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि आरडीटी का एक पॉइंट है, जहां पर क्लोनिंग वेक्टर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। अब देखो कौन कौन सी मेथड होती है जीन ट्रांसफर करने की, तो ये एक डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ लेना है आपको, पार्टिकल बॉम्बार्डिंग एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस लाइक अ जीन गन। ठीक है, और इलेक्ट्रोपोरेशन। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर एग्रोबैक्टीरियम तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसके अलावा यहाँ एग्रोबैक्टीरियम के अलावा अगर कभी क्वेश्चंस आ जाए तो फिर बात करना, एग्रोबैक्टीरियम तो आता ही आता है। फिर आ जाते हैं अचीवमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई है और क्या क्या रिसेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांटेज क्रॉप के इंप्रूवमेंट करने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इनहेंसिंग द रेसिस्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, है ना। कैसे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किसी क्रॉप को रेसिस्टेंट बनाया जा सकता है क्लाइमेट के, जैसे कि कहा जाता है क्लाइमेट रीसाइलेंसिंग। ठीक है, जिससे कि ये कहा जाता है कि क्लाइमेट से रेसिस्टेंट करना है एक क्रॉप प्लांट को, जो कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ICAR, जो कि मुझे नाम प्रॉपर यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ऐसी कुछ नाम है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, अचीवमेंट इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं GMO के वो पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक ऑफ फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी जाती है ड्रॉप, पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंट से। मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है कि आप एक ट्रांसजेनिक प्लांट का डेवलपमेंट कर पाओ। एंड द नेक्स्ट यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन से कि बदलाव 3.0 जो न्यू बैच है इसके ऊपर स्पेशल ऑफर आपके लिए 50% का, जो कि
कूपन कोड आप यूज कर सकते हो IFAS50, ठीक है, जो कि MSc एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम टोटल सारी एग्जाम्स के लिए ये ऑफर कुछ समय के लिए ही वैलिडेट है, तो आपको ये ऑफर को बहुत जल्दी से जल्दी ग्रैब करना है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर ले, बायोएथिक्स एंड टर्मिनोलॉजी, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, जहां पर इथिकल इश्यूज के बारे में पूछे जाते हैं GMO से रिलेटेड, ठीक है, कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनने के बाद क्या क्या इथिकल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फिर टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो आप इन इश्यूज को टर्मिनेट करने के लिए। फिर अभी बहुत ज्यादा यूज में आने वाला नैनो टेक्नोलॉजी, इनसे क्वेश्चंस अभी अभी रिसेंटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं क्रॉप और एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर फिंगरप्रिंटिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स है ना। जीन साइलेंसिंग, जहां पर RNAi गाइडेड RNA के बारे में मैकेनिज्म, कि कैसे ये अपनी मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इनके जीन साइलेंसिंग के, ठीक है, और किसमें, प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। होप सो कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है और ये सब टॉपिक से आप ये पढ़ोगे, टारगेट बेसिस पर पढ़ोगे। अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और ये PPT को भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो और आप हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में देख सकते हो कि IFAS के थ्रू जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी एम को अचीव किया है, एंड देन यहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन वो सारी इंफॉर्मेशंस को ग्रैब कर सकते हो जो कि आपकी एग्जाम के लिए रिक्वायरेबल है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले नए टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स के साथ में।